मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो रजिया सुल्तान भारत या विश्व की पहली महिला शासिका है और वो अपने भाई रुकनुद्दीन फिरोज को हराने के बाद बैठती है। ठीक है, यानी पहले पहले जो है कौन है, ऐबक है, उसके बाद इल्तुतमिश है ना, फिर रुकनुद्दीन फिरोज है और फिर जाके रजिया है। ठीक, इस तरह से क्रोनोलॉजी है, कभी आपसे कंफ्यूजन हो तो रुकनुद्दीन जो फिरोज है वो बहुत योग्य नहीं है ना, ही इज नॉट कैपेबल। तो ये रजिया सुल्तान रुकनुद्दीन फिरोज यानी अपने भाई को हटा के खुद शासन संभालती हैं। तो कभी आपसे पूछेगा, लेकिन हुआ क्या था कि जो इल्तुतमिश है उन्होंने जो अपना सक्सेसर यानी अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था रजिया को, लेकिन जो बाकी तुर्की लोग थे, बाकी दरबारी लोग थे, बाकी जो सोसाइटी के लोग थे, वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि एक महिला शासिका कैसे हो सकती है, एक फीमेल कैसे हम पे राज कर सकती है। तो वो लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो उन लोगों ने क्या किया, इल्तुतमिश के मरने के बाद उनके बेटे रुकनुद्दीन फिरोज को बना दिया। लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज इतना कैपेबल नहीं है, उतना योग्य नहीं है जितना वो दिल्ली सल्तनत को संभाल पाए। तो और उसके बाद जब रजिया को लगा कि नहीं ये संभाल नहीं पाएंगे, तो उन्होंने उनको हराया और फिर खुद सत्ता संभाली। रजिया सुल्तान के बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो गलत भी हैं और सही भी हैं, है ना। सही कम बताया गया रजिया के बारे में, गलत ज्यादा बताया गया, है ना। सही सिर्फ इतना है कि वो पहली शासिका है ये बताया गया, और गलत बहुत कुछ बोला गया उनके बारे में। पहला तो कभी आपसे पूछ सकता है कि रजिया को लेकर प्रॉब्लम क्या थी, है ना, क्या प्रॉब्लम थी। तो रजिया को लेकर पहली प्रॉब्लम ये थी कि सी इज फीमेल। पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी ये थी कि वो कैसे शासिका हो सकती है कि वो महिला है, पहली प्रॉब्लम थी उनकी। दूसरी थी कि वो मतलब एक नकाब में नहीं रहती थी, वो मेल की तरह कपड़े पहनती थी, सुल्तान की तरह ना। ये लोग चाहते थे कि बुर्का में आए, अदब में रहे, जैसे बाकी महिला रहती, तो वैसा नहीं करती थी। तो ये तो मतलब घोड़े यानी घोड़े पे आना, सारा जो सुल्तान करते हैं काम वो सारे करना, भाग दौड़, जो भी जिस तरह की तलवारबाजी, सारी चीजें ये करना था उनका रजिया का। और ये वहां के तुर्की लोगों को पसंद नहीं आया। तुर्की मतलब जो दरबारी लोग थे उनको ये पसंद नहीं आया, क्योंकि ऐसा उन्होंने कभी देखा नहीं था। कभी आपसे पूछेगा कि रजिया की सबसे पॉजिटिव चीज क्या थी, सकारात्मक चीज क्या थी, कि वो फीमेल होते हुए भी वो बहुत ज्यादा योग्य थी सुल्तान बनने के लिए। और ये बात इल्तुतमिश को पता थी कि हमारा बेटा जो है वो योग्य नहीं है, लेकिन हमारी बेटी योग्य है। तो इल्तुतमिश ने अपने जीवित रहते हुए अपना उत्तराधिकारी रजिया को घोषित कर दिया था कि हमारा जो बेटा है वो शासक नहीं बनेगा, हमारी बेटी शासक बनेगी। तो ये वहां पर उसी समय घोषित हो गया था, लेकिन मरने के बाद उन लोगों ने स्वीकार नहीं किया और रुकनुद्दीन फिरोज को बता दिया। रजिया पे दो एलिगेशन लगते हैं, ठीक है। एक तो ये लगता है कि वो सुल्तान के बनने के लायक नहीं क्योंकि वो फीमेल है। दो एलिगेशन उस पे और लगते हैं, ठीक है। एक तो लगते हैं कि वो फीमेल नहीं है। उनका कुछ लोगों का मानना था कि जो रजिया है वो ना तो पूरी पुरुष है और ना ही पूरी महिला है, यानी वो लेस्बियन है। ये हिस्ट्री में लिखा हुआ है कि रजिया सुल्तान पूरी तरह से महिला नहीं है, वो लेस्बियन है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि, और दूसरा आरोप ये लगाया कि जो एक सुल्तान था अबीसीनिया का सुल्तान था, अबीसीनिया का एक व्यक्ति था, इसका नाम था याकूत।
है ना, याकूत। याकूत कौन था? ये घोड़ों की देखभाल करता था। तो याकूत को लेके कॉन्सेप्ट था, पहला ये था कि वो लेस्बियन है, महिला भी पूरी नहीं है। दूसरी तरह से ये था कि वो एक नौकर है जो घोड़े, उनके घोड़ों की देखभाल करता है, उनके उसके प्रति उनका विशेष लगाव है। यानी लोगों ने यहाँ तक कहा कि उनका जो है उस व्यक्ति से प्रेम संबंध था। ठीक है, ये बोला है उनका उस व्यक्ति से प्रेम संबंध था। तो ये दो एलिगेशन लगाए गए। ठीक, अब आपको वहां पर आंसर करना है रजिया को लेके। ये भी एलिगेशन गलत हो सकता है कि कोई इस तरह की कोई महिला जो लेस्बियन टाइप की हो, वो उसमें इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन पावर नहीं हो सकता जितना रजिया का था। ठीक, और ये अब कोई दरबार में व्यक्ति रह रहा है, उसके साथ अगर वो बात करती है या उससे मिलती है, तो उसके गलत रिलेशन को उसके साथ जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है और कोई नया भी नहीं है, ये तो अक्सर होता है। तो ये दोनों आरोप उस पर लगाए गए। दोनों आरोप शायद इसलिए भी लगाए गए होंगे ताकि उसको डेमोरलाइज किया जा सके, ताकि उसको परेशान किया जा सके, ताकि उसको सत्ता से हटाया जा सके। ये वाला आरोप, एलिगेशन कि वो लेस्बियन है, फीमेल नहीं है। दूसरा, ये उसका जो एक प्रेम संबंध है वो एक विशेष व्यक्ति से है जो सल्तनत का राजघराने से नहीं है। ठीक, तो दोनों चीजें हैं। एक मूवी है रजिया सुल्तान की, आप लोग देखना, उसमें तो आप लोग अच्छी नहीं लगेगी वैसे वो, क्योंकि वो एकदम अलग दिखाया है। उसमें रजिया हेमा मालिनी बनती हैं और याकूत धर्मेंद्र बनते हैं। तो धर्मेंद्र या और रजिया की एक अलग ही कहानी दिखाई गई। तो उसमें छोटा सा एक सीन है उसके लेस्बियन होने का भी, है ना, एक छोटा सा सीन दिखाया गया। और तो ये थी कि पहली बात रजिया कौन है, तो रजिया, है ना, रजिया है कौन, तो आप समझ गए। रजिया अल्तमस की बेटी है और ये फर्स्ट फीमेल रूरल है। ये पहली है जिसने रूल किया है। और दूसरी है, उसके साथ प्रॉब्लम क्या थी, उसके बनने से लोगों को प्रॉब्लम क्या थी। लोगों को यही प्रॉब्लम थी कि भाई वो कैसे कर सकती है। और दूसरा, लोगों ने आरोप लगाया कि उसके याकूत नाम के व्यक्ति से जो घोड़ों की देखभाल करता है, उनसे उनके विशेष संबंध है, प्रेम संबंध है, और वो पूरी तरह से महिला भी नहीं है। तो ये रजिया के बारे में सारी बातें हुई। लेकिन रजिया की जो शादी हुई थी वो एक भटिंडा राज है अल्तुनिया से हुई थी। भटिंडा के अल्तुनिया, भटिंडा पंजाब में है, भटिंडा के अल्तुनिया। ठीक, अल्तुनिया से शादी हुई थी उनकी, अल्तुनिया। तो ये ध्यान रखना है। अब आज आप अपनी लोग बंद रखिए डिवाइस की। अब देखिए थोड़ा सा समझ लेते हैं रजिया के बारे में एक शॉर्ट फॉर्म में। तो रजिया कौन है ना, तो इसकी बात आप समझ गए। रजिया के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, रजिया के साथ प्रॉब्लम, और उसके बाद रजिया का रजिया का महत्व क्या है वो समझना है। रजिया का महत्व क्या है वो समझना है। तो ये तीन बातें समझनी है। रजिया का महत्व यही है कि वो विश्व की पहली शासिका है और उसने महिला होते हुए भी वो सारे कर्तव्य निभाए जो एक पुरुष करता है। और रजिया की समस्या क्या थी, लोग उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, लोग उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे महिला होने के नाते। इसी तरह के कई तरह के उन पर गलत आरोप भी लगाए गए, कई एलिगेशन लगाए गए। ठीक, और कौन, क्योंकि आप ये समझिएगा, एक चीज जान लीजिए कि आप लोग सोच रहे होंगे कि हम क्यों रजिया को बचाएं, क्यों रजिया को डिफेंड करें, क्यों ऐसा बोले कि अल्तुनिया के याकूत के साथ उनका कोई संबंध नहीं था, क्यों ऐसा बोले कि वो लेस्बियन नहीं थी। तो आपको इसलिए बोलना है क्योंकि एक शासक के बारे में आप इस तरह की बात नहीं कर सकते। उसने एक मैसेज दिया सोसाइटी के लिए, एक पहला एग्जाम्पल हुआ कि वो फीमेल है।
ठीक है। और उस सोसाइटी में उन्होंने सर उठाने की कोशिश की जहां महिलाएं नकाब में रहती हैं। तो इसलिए आपको उनका हर जो आरोप है वो खारिज करने की कहीं ना कहीं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना है कि नहीं, जो इतिहासकारों ने लिखा है वो ऐसा नहीं है। हो सकता है कि वो ज्यादा अच्छा काम करता हो, इसलिए रजिया का ज्यादा विश्वास पात्र हो, ये हो सकता है याकूत के बारे में। ठीक है, इसलिए हमें और देखो रजिया के बारे में कोई विशेष बात यहाँ पे नहीं है। रजिया के बाद जो शासक बनते हैं तो ऐसा माना जाता है कि रजिया किसी जगह पर मतलब रजिया जो याकूत के साथ जिस तरह से उन्होंने बोला था, तो रजिया को और अल्तुनिया की शादी हो गई। अल्तुनिया रजिया को दोनों एक बार महल छोड़ना पड़ा, तो ऐसा बोला जाता है कि कहीं ये रास्ते में सो गए थे अल्तुनिया और रजिया, तो लोग उनको पहचान नहीं पाए। तो लोगों ने क्या किया, अल्तुनिया को रजिया को पहले लूटा। रजिया सुल्तान है तो ज्वेलरी वगैरह सारी तो होगी, राजघराने से है, तो लोग पहचान ना पाए ये हमारे सुल्तान है। तो जो लुटेरे थे उन्होंने लूटा और दोनों को मार दिया, अल्तुनिया को और रजिया को, मतलब अनजाने में मारे गए लोगों। अब आज के समय तो भाई सबको दिख रहा है, देखो ये मोदी जी हैं पीएम हमारे, उस समय थोड़ी कुछ ऐसा था। जो दूर दूर के लोग थे उनको नहीं पता हमारा सुल्तान कैसा दिखता है। हाँ, इतना पता था रजिया है, इतना लोगों को पता था, लेकिन यही रजिया ऐसा नहीं था। तो ये कहीं रास्ते में थक कर सो गए किसी पेड़ के नीचे और लोगों ने इनको पकड़ के मार दिया अनजाने में। ठीक है, तो इस तरह से रजिया का अंत हुआ। रजिया के बाद जो शासक बनता है वो बनता है बहराम शाह। ठीक है, तो लिख लीजिए बहराम शाह। बताएं रजिया के बारे में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? यस। देखिए, अब आता है रजिया के बाद, हमने कहा पहला ऐबक है ना, दूसरा इल्तुतमिश है, और तीसरे रुकनुद्दीन फिरोज हैं, और चौथे हमने बोले हैं रजिया हैं, और पांचवी जो शासिका है, पांचम है वो है आराम शाह। ठीक है, अब ये है आराम शाह, बहराम शाह, नाम ही बड़ा अजीब है लोगों के। बहराम शाह, ठीक है, बहराम शाह, तो ये शासक है बहराम शाह, है ना। उसके बाद इन्होंने ज्यादा कुछ बस इनका ये लिखना इसके बाद है, इन्होंने कुछ बहुत अचीवमेंट नहीं किया बहराम शाह ने। ठीक है, बहराम शाह का कोई खास अचीवमेंट नहीं है। उसके बाद है मसूद शाह। तो कभी ये आपको याद रखना है कि कभी हो सकता है आपसे पूछ ले क्रम में। तो पहले ऐबक है, फिर इल्तुतमिश है, फिर रुकनुद्दीन फिरोज है, फिर रजिया है, फिर बहराम शाह, फिर मसूद शाह है। उसके बाद है गयासुद्दीन बलबन, इसको बलबन ही बोला जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बलबन, बलबन के बारे में पढ़ना है। गयासुद्दीन, देखो अब बहराम शाह के बारे में कुछ खास नहीं है, ठीक है, और मसूद शाह के बारे में भी कुछ ऐसा खास इंपॉर्टेंट नहीं है जो कुछ कहा जाए बताया जाए या हिस्ट्री में कुछ है, लेकिन बलबन के बारे में है। ठीक है, तो बलबन के बारे में हम बात करेंगे। बताएं बलबन के बारे में क्या क्या पता है आपको, कुछ पता है? आवाज आपकी मैंने बंद की, अभी आवाज खोलता हूं मैं। ठीक है, अब आपकी आवाज ओपन है। तो बलबन, पहली बात है कि बलबन के बारे में बहुत सी बातें हैं, है ना। बलबन के बारे में आयरन ब्लड पॉलिसी, हाँ, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी शुरू की थी, लौह और रक्त की नीति। पहला था आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, यानी लौह और रक्त की नीति।
लौह और रक्त की नीति इन्होंने शुरू की पहली बार। लौह और रक्त की नीति का मतलब था कि ये जो है अपने लोगों के ही शासन में रखना चाहते थे। सबसे पहला इन्होंने काम किया कि डिमोलिश द तुर्कान चहलगानी, डिमोलिश तुर्कान ए चहलगानी, यानी जो तुर्कान ए चहलगानी तो उसको खत्म कर दिया। ठीक है, डिमोलिश तुर्कान ए चहलगानी, तुर्कान ए चहलगानी। ठीक है, यानी जो तुर्कान ए चहलगानी था उसको खत्म कर दिया। इसको उन्होंने खत्म कर दिया। जो 40 अमीरों का समूह था उसको उन्होंने खत्म कर दिया। ये कई बार क्वेश्चन बना है। अच्छा, इसको बनाया किसने था तुर्कान चहलगानी को? सर ऐबक। ऐबक ने या इल्तुतमिश ने? सर इल्तुतमिश ने बनवाया था। ऐबक। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने बनवाया था। देखना एक बार आप लोग। ऐबक बहुत कुछ नहीं कर पाया है, ऐबक बहुत कुछ नहीं कर पाया क्योंकि ऐबक का समय बहुत कम था। जो कुछ चेंजेस आना शुरू हुए हैं वो सिस्टमैटिक, इसीलिए इल्तुतमिश को रियल फाउंडर कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक इसलिए कहा जाता है ऐबक को, सॉरी इल्तुतमिश को। अब पहला तो काम था इन्होंने लौह और रक्त की नीति, दूसरा था डिमोलिश ऑफ तुर्कान चहलगानी, तीसरा उन्होंने था इस एक प्रथा शुरू की, एक ट्रेडिशन शुरू किया था सजदा पावोस। ठीक है, सजदा पावोस, सजदा पावोस। तो सजदा पावोस ये शुरू किया था उन्होंने। अच्छा, सजदा पावोस क्या था बता सकते हैं कुछ? ये ट्रेडिशन था कि कोई भी व्यक्ति दरबार में आएगा, बलबन ने शुरू किया था, कोई भी व्यक्ति दरबार में आएगा तो सुल्तान के सामने सजदा करेगा यानी झुकेगा और सुल्तान के पैर को चूमेगा, सजदा पावोस। और ये करने का बलबन का पर्पस ये था कि उसको सुल्तान की एक जो गरिमा है ना, एक जो रेस्पेक्ट है, एक उसकी जो अहमियत है वो बनाए रखना है। ठीक है, तो यही था कि सजदा पावोस किसने शुरू किया? बलबन ने। बलबन ने इसलिए शुरू किया था कि ताकि जो सुल्तान है उससे लोग उसका सम्मान करें और उससे लोग डरें। ठीक, ऐसा कहा जाता था कि बलबन कभी अपने दरबार में हंसता नहीं था, है ना, वो हंसता था उसको सजा मिलती थी, तो ऐसा माहौल बना रखा था। और उन्होंने एक त्योहार शुरू कराया था नवरोज। ठीक है, नवरोज, नवरोज एक त्योहार शुरू हुआ था, नवरोज। वैसे नवरोज इस्लामिक त्योहार नहीं है, पारसी है, लेकिन करवाया था वो क्या है अभी तक पता नहीं चला है। इतना जान लीजिए कि सजदा पागोस और ये दो काम बलबन ने करवाए थे। और बलबन ने एक और काम करवाया था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो था दीवान अर्ज नामक विभाग की स्थापना की। ये एस्टेब्लिश है दीवान अर्ज, दीवान। ठीक है, चलिए यहां पे लिख देते हैं कि एस्टेब्लिश ए दीवान ए अर्ज, अर्ज। ठीक है, दीवान ए अर्ज। ये पूछा गया है क्वेश्चन कई बार, दीवान ए अर्ज किस से संबंधित था? ठीक है, तो दीवान ए अर्ज सैनिक विभाग था, सैन्य विभाग था, एक आर्मी डिपार्टमेंट है। ठीक है,
मिलिट्री डिपार्टमेंट कह सकते हैं, है ना, मिलिट्री डिपार्टमेंट है ये, मिलिट्री डिपार्टमेंट, ठीक, ये मिलिट्री डिपार्टमेंट है, आर्मी विभाग, सैन्य विभाग हिंदी में कह सकते हैं सैन्य विभाग। तो काफी इंपॉर्टेंट था ये। तो आई थिंक समझ में आ गया बलबन के बारे में क्या क्या बातें हुई। बलबन के बारे में बातें हुई कि लौह और रक्त की नीति शुरू की, इन्होंने तुर्कान चहरगानी को खत्म करा दिया, सजदा पाबोस शुरू किया और एक त्योहार शुरू किया नवरोज, और एक डिपार्टमेंट की स्थापना की, इसका नाम था दीवाने अर्ज। ठीक है, और उन्होंने एक चीज और काफी खतरनाक शुरू की थी, खुद को एक टाइटल दिया था उन्होंने, है ना, खुद को एक टाइटल दिया था, टाइटल ये था जिल ए इलाही, जिल ए इलाही। तो इन्होंने खुद को टाइटल दिया था जिल ए इलाही, इलाही, जिल ए इलाही। तो ये उन्होंने ये खुद को टाइटल दिया था। कभी पूछा जा सकता है कि जिल ए इलाही किसे कहा गया है, तो बता सकते हैं जिल ए इलाही का मतलब क्या होता है। जिल ए इलाही बारकी भी बोला गया, कई बार अकबर के लिए भी आया है। गॉड के बाद सर, जो गॉड के बाद होता है, जो गॉड के बाद होता है। और जिल माने क्या होता है, जिल ए इलाही, जिल ए इलाही का मतलब होता है शैडो ऑफ गॉड, यानी जो गॉड है, खुदा है, उसकी परछाई, या कह सकते हैं रिप्रेजेंटर ऑफ गॉड, मतलब खुदा जैसा। अब हिमाकत देखिए, खुदा जैसा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात थी खुद में कि वो ऐसे ऐसे लोग काम करते थे हिस्ट्री में कि जिल ए लाही कि खुदा के जैसा उपाधि धारण की थी। यानी अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखोगे तो ये है कि भगवान की परछाई या खुदा की परछाई, ये जिल ए लाही कहलाती है, जिल ए लाही नाम का था। ठीक है, तो काफी चीजें आपको समझ में आई होंगी बलबन के बारे में। यस, ठीक है, तो ये था। एक बार फिर से हम पूरा देख लेते हैं कि बलबन के बारे में हमने पहली बलबन के बारे में पहली चीज तो यही थी कि उसने आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी शुरू की, है ना, आयरन एंड ब्लड। और उसके बाद उन्होंने तुर्कान चहलगानी खत्म करवा दिया, है ना, तुर्कान चहलगानी ये खत्म करवा दिया। उसके बाद सजदा पावोस किया, सजदा पावोस, तो और सजदा पावोस, उसके बाद नवरोज शुरू किया, है ना, नवरोज। और साथ में दीवाने अर्ज शुरू किया, दीवाने अर्ज, दीवान ए अर्ज। और उसके बाद क्या था, जिल ए इलाही, है ना, जिल ए इलाही। जी, तो ये कुछ बातें थी उनके बारे में, बलबन के बारे में। ठीक है, सर उसमें एक भी गुण मुसलमान का नहीं लग रहा है, एक भी गुण मुसलमान का नहीं लग रहा है। तो वही तुम कह रहे हैं, इतनी बड़ी हिमाकत कौन कर सकता है। नहीं, मुसलमान क्या चीज ना, जब ये लोग थे, चीज इसमें भी आपको देखना पड़ेगा। जितना हम आज इस्लाम को समझते हैं, आज हम बुद्ध को समझते हैं, आज हम राम या कृष्ण को समझते हैं, उतना उस समय नहीं समझते थे। कि आज हमारे पास सोर्स है उसको जानने के। आज हमारे पास कुरान है, शरीयत है, बाइबल है, बुद्धिज्म के लिटरेचर है, रामायण है, रामचरित है, हमारे पास बहुत सारे सोर्स है जो हम पढ़ सकते हैं। अब बेचारे इनके पास क्या था, सुन लिया तो बस हो गया।
हम बात समझ लो कब की कर रहे हैं, 1300 एडी की बात कर रहे हैं। आप इनको गलत कह सकते हो, लेकिन इनके पास बहुत बड़ा सोर्स भी नहीं था, और जो दाढ़ी वाले लोगों ने बता दिया वही जान लिया इन लोगों ने। इनको क्या पता, जितना हम आज लोग जिस तरह के समझ पा रहे हैं चीजों को, निकाल पा रहे हैं, हाँ ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है, तो आज हम अपने व्यू से देख रहे हैं कि ये चीज गलत थी, है ना। आज के समय कोई ऐसा इतनी बड़ी हिमाकत कर ही नहीं सकता, कहीं नहीं कर सकता, हिम्मत ही नहीं किसी की। लेकिन जो सोर्सेस थे ना, इस्लामिक सोर्स सर, वो उस वक्त भी मौजूद थे। मौजूद थे, उतना एक्सप्लेन नहीं किया गया ना उस तरह से। अब ज्यादातर जो ये राजा नवाब सुल्तान होते थे, अनपढ़ तो होते ही थे, तो और ये भी है कहीं ना कहीं गलत तो था ही, क्योंकि जब वो सजदा पागोश शुरू करवा सकते हैं तो इनके लिए क्यों। तो इसमें बहुत सी सारी बातें होती हैं कि अगर आज हम, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात समझिएगा कि ये क्यों गलत था। अगर आज कोई भी इंसान ये बोलता है कि हम महावीर की तरह हैं, कोई बोलता है हम बुद्ध की तरह हैं या बुद्ध हैं, ठीक है, कोई कहता है हम जिल्ले लाई हैं, तो कहने में बुराई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आने वाले समय में पता नहीं कौन कौन बोलेगा कि हम महावीर हैं, हम बुद्ध हैं, हम जिल्ले लाई हैं। प्रॉब्लम वहां शुरू हो जाएगी। कभी आपसे एक काउंटर क्वेश्चन कर सकता है इंटरव्यू में, आपको क्या प्रॉब्लम उसने जिले लाई बोला तो, है ना। तो प्रॉब्लम ये है कि हमने बोला तो ठीक है, हम कंट्रोल हो सकता है कर ले इस चीज को, लेकिन आने वाले समय में कौन कौन बोलेगा, फिर उनका नाम कितना खराब होगा। मान लीजिए आज से सिंपल सी बात, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आज अगर हमारा राष्ट्रीय गान कहीं भी बजता है तो एक बॉडी में अलग सी सेंसिटिविटी होती है, ये चीज आपने फील की होगी। तो जनगण मन बजता है तो बॉडी में अलग सी सेंसिटिविटी होती है, मतलब एक कुछ लग सर होता है ना। तो ये क्यों होता है मालूम, क्योंकि वो कभी कभी सुनते हैं। और जनगण मन हर जगह बजना शुरू हो जाए, ऑटो में भी, बस में भी, पान की दुकान पे भी, चाय की दुकान पे भी, शादियों में भी डांस हो रहा है जनगण मन पे, तो क्या वो फीलिंग कभी आएगी? कभी नहीं आएगी। तो जो आज फीलिंग आ रही है, ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो जब खुदा को आम बना दिया जाएगा तो खुदा की कही हुई बातों को कौन फॉलो करेगा। अरे ठीक है, ये तो कोई नहीं, अगले वो है ना। तो ये सारी बातें हैं जो आपको बतानी है वहां पे। हर सवाल का जवाब आपके पास होना चाहिए, ये बात समझ लीजिए आप। हर बात का ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है एक प्रशासक के लिए, ठीक। नेक्स्ट हम इसमें है कैकुकवाद। सर कैकुकवाद, हाँ बोलिए। सर यहाँ पर क्या अमीर खुसरो भी थे? हाँ हाँ, वो बाद के हम लिखेंगे, लेकिन जब 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 लिटरेचर करेंगे तो यहाँ पे अमीर खुसरो हैं, और जियाउद्दीन वर्नी हैं, और अलवरूनी हैं, ये लोग हैं। लेकिन जो अमीर खुसरो ये राइटर हैं। कैकुकवाद, कैकुकवाद, इस तरह से नाम क्या है इसकी, तो हाँ सॉरी, कैकुकवाद, ये अंतिम शासक है, ये अंतिम सुल्तान है। कैकुकवाद, कैकुकवाद ये अंतिम सुल्तान है। तो कभी आपसे लगे पूछे कि दिल्ली सल्तनत में कितने सुल्तान हुए हैं, तो पहला आप क्या बताओगे? ऐबक, है ना। पहला ऐबक है, दूसरा इल्तुतमिश है, तीसरा रुकनुद्दीन फिरोज है, चौथा रजिया है ना। उसके बाद रजिया के बाद बहराम शाह है ना। उसके बाद मसूद शाह है,
उसके बाद बलबन है और फिर कैकुकबाद है। तो ये नाम है ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, सॉरी रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया, बैराम शाह, मसूद शाह, बलबन और कैकुकबाद। ये शासक हैं दिल्ली सल्तनत के, गुलाम वंश के। इनमें से सबसे जो खास बात है वो इल्तुतमिश के बारे में है और दूसरी है बलबन के बारे में, सॉरी हाँ बलबन के बारे में है। ये तो दो राजा हैं जो मेन है यहाँ पर। और रजिया के बारे में सिर्फ एक ही बात है कि वो महिला है। बताएं, क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? नो सर। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आता है खिलजी वंश, द खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी यानी खिलजी वंश। सर कैकुकबाद के विषय में कुछ भी नहीं है? नहीं, कुछ अंतिम शासक है, उसको जलालुद्दीन खिलजी ने हरा दिया था। मेन शासक है वो तीन ही है, दो मान सकते हैं। एक रजिया सुल्तान है, ज्यादा उनके बारे में कुछ है नहीं, कि जलालुद्दीन खिलजी से इनका युद्ध हुआ और ये मारे गए। उसके खिलजी डायनेस्टी है। अच्छा, खिलजी डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड वो लिख लीजिए एक बार। 1290 से लेकर 1320 तक, ठीक है, 1290 से लेकर 1320 तक ये टाइम है खिलजी का। अब खिलजी में कौन कौन से राजा हुए वो समझ लीजिए, कौन कौन से सुल्तान हुए खिलजी वंश में। तो पहला है इसमें है जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी। दूसरा हुआ है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन नाम जरूरी है ये, अलाउद्दीन खिलजी। और उसके बाद है मुबारक खान। मुबारक खान, मुबारक खान, ठीक है। उनके बाद है इसमें खुसरो खान। खुसरो खान, तो खुसरो खान ये अंतिम शासक है, तो इनकी बात करेंगे हम पहले। जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, ये खिलजी वंश की स्थापना करते हैं। और इनके जो बाद इनके बेटे के द्वारा, बेटा नहीं है ये, भतीजा और दामाद दोनों हैं, अलाउद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की और उसके बाद जो उनका भतीजा हुआ है, जो उनका दामाद भी है, उसने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी। तो जो नया शासक बनता है वो अलाउद्दीन खिलजी बनता है। और अलाउद्दीन खिलजी सबसे फेमस है खिलजी डायनेस्टी में। अलाउद्दीन खिलजी से ही निजामुद्दीन औलैया कहते हैं, दिल्ली हनूज दूर अस्ति, आपको पता होगा। इलाहाबाद में अलाउद्दीन खिलजी से मिलते हैं निजामुद्दीन औलैया। तो निजामुद्दीन औलैया को दरबार में बुलाते हैं, निजाम औलैया साहब नहीं जाते हैं, तो फिर जबरदस्ती की जाती है। तो वो बोलते हैं कि दिल्ली हनूज दूर अस्ति। तो सेंटेंस आपने कई बार सुना होगा कि दिल्ली अभी दूर है। तो जो निजामुद्दीन औलैया साहब ने अलाउद्दीन खिलजी को ये बात बोली थी इलाहाबाद में, ठीक है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में ये है कि पहला शासक है जिसने
तो हम ये कह रहे थे कि अलाउद्दीन जलालुद्दीन बारे में ज्यादा कुछ नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग बात करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक है। एक तो ये अलाउद्दीन खिलजी के समय अमीर खुसरो है, ठीक है, अमीर खुसरो यहीं पर है। अमीर खुसरो अलाउद्दीन पहला शासक है जिसने रिलीजन को और पॉलिटिक्स को अलग अलग कर दिया। रिलीजन और पॉलिटिक्स ये बहुत बड़ा चेंजेस था। उन्होंने कहा कि रिलीजन और पॉलिटिक्स अलग अलग है। रिलीजन यानी धर्म और राजनीति दोनों को अलग कर दिया था, है ना। ही सेपरेट पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, दोनों को अलग कर दिया। तो ये चीज ध्यान रखना है। देखो ये चीज मैं आपको बताऊं कि अशोक के कुछ ऐसे सिक्के मिले थे अशोक के, जिसमें कोइन में एक तरफ लिखा था रिलीजन और दूसरी तरफ लिखा था राज। मतलब अशोक के कुछ ऐसे सिक्के मिले हैं जिनमें एक साइड में लिखा था धर्म यानी रिलीजन और दूसरी तरफ लिखा था राज। ये दो चीजें लिखी थी सिक्के में। यानी अशोक का कहना था कि अगर राज आपको करना है तो आपको धर्म पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। और प्रेजेंट टाइम में आप लोग इस चीज को देख रहे हो अच्छी तरह से। तो ये चीज अशोक ने कही थी 220-21 BC में, और ये आज भी सच हो रही है। और यही काम अलाउद्दीन खिलजी ने किया है कि धर्म और राजनीति को अलग अलग कर दिया है। धर्म और राजनीति को उसका रीजन ये था कि जब हम धर्म को अलग कर देते हैं तो धर्म को और बेहतर से हम लोग यूज कर पाते हैं। आज विश्व हिंदू परिषद ये कहता है कि हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है। आज दिल्ली से, जो दिल्ली के सबसे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी मस्जिद है, इमाम है अब्दुल्ला बुखारी साहब, वो दिल्ली से कहते हैं कि हमें धर्म से कोई मतलब नहीं, मतलब हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है। आपको ये चीज समझ में आ रही है? क्या भारत में अब्दुल्ला बुखारी साहब या विश्व हिंदू परिषद का कोई रोल नहीं राजनीति में, है ना? यानी ये वो लोग हैं जो दोनों रिलीजन के कम्युनिटी को कंट्रोल करते हैं। अभी तो खैर इतना नहीं है। आप अगर बहुत पीछे जाएंगे, अगर अपने पिताजी से आप पूछेंगे तो आप बोलेंगे कि जब इलेक्शन होता था तो दिल्ली के जामा मस्जिद थे, अनाउंसमेंट होता था कि आपको किसे वोट करना है। अब्दुल्ला बुखारी जो बुखारी साहब है यहाँ पे, ठीक है, वो बहुत बड़ा रोल होता था इनका, दिल्ली के इमाम का, ठीक है, दिल्ली के इमाम का बहुत बड़ा रोल होता था। आज भी है कहीं की डायरेक्ट। और वही चीज है विश्व हिंदू परिषद में। यानी विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, मनसे हो, सिम्मी हो, ठीक है, तो जितने भी सांस्कृतिक और धार्मिक ग्रुप हैं, कहीं ना कहीं ये एक वर्ड आता है स्पॉन्सर्ड, ये पॉलिटिकल सिस्टम द्वारा स्पॉन्सर्ड होते हैं। वर्ड समझ में आ रहा है? पॉलिटिकल सिस्टम द्वारा ये स्पॉन्सर्ड होते हैं। और ये शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। मतलब आपको एक वर्ड और आता है हिस्ट्री में, सेफ्टी बॉल। सेफ्टी बॉल का मतलब है कि आप सिर्फ और सिर्फ, है ना, बुखारी साहब को पकड़ लीजिए, बस सिर्फ मोहन भागवत को पकड़ लीजिए, बस। मतलब जो जो टॉप लीडर हैं उनको अगर वो आपके अंडर में हैं, वो आपके फेवर में हैं, तो उनके फॉलोअर भी आपके फेवर में हैं, है ना। रामदेव जी जो बात बोल देते हैं वही लोग मान लेते हैं,
बाबा आसाराम बापू, समझ रहे हो मेरी बात? लोग मरने मिटने तो तैयार हैं, तो बटन दबाने में क्यों हिचकेंगे? तो ये था। तो मतलब पहली बार था अलाउद्दीन खिलजी ने धर्म और राजनीति को अलग किया था, और ये उसने खुद के स्वार्थ के लिए किया था। और लोग बड़ा ही स्मार्टली से बोलते हैं, नहीं यार, धर्म को राजनीति को अलग मत करो, धर्म करने वालों को धर्म करने दो, है ना? अपने जो भी होता है, नमाज, जकात, मंदिर, मस्जिद, पूजा अर्चना, जो भी हो, वो सारी चीजें अलग रहने दो, हमें राजनीति करने दो। मतलब मेरी बात सुन रहे हो? क्राउड है वहां पे, और क्राउड को एक आदमी होल्ड किए हुए है, जो आशीर्वाद दे रहा है सबको, देखो भैया मिलेगा। तो ये एक तरह से स्पॉन्सर्ड होता है। कभी आपको बताना पड़े कि ऐसा क्यों किया गया। और यही चीज है, आप देखना, किसी भी सुल्तान ने, किसी भी बादशाह ने, किसी भी राजा ने, किसी भी शहंशाह ने कभी भी धर्म गुरुओं का अपमान नहीं किया है, कभी भी। क्यों खड़े हो जाते हैं ये लोग? आपको लगता है डरते हैं क्या ये? नहीं, डरते नहीं है ये। इनको पता है इनके पीछे बहुत बड़ा क्राउड है ना? इनके पैर छूने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये होता है इसमें, इसीलिए किया गया है। तो धर्म गुरुओं का सम्मान हमारे यहाँ शुरू से हो रहा है, और ये कोई सम्मान नहीं है, ये राजधर्म है। और राजधर्म का मतलब है सत्ता को बचाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, चाहे वो महावीर रहे हों, चाहे वो बुद्ध रहे हों, चाहे वो विवेकानंद जी रहे हों, कोई भी, है ना? चाहे आज के समय में आप देख लीजिए, कोई भी नेता किसी भी संत के जाके चरणों में गिर जाता है नहीं, क्योंकि पता है कि संत के सामने जो लाखों की भीड़ है वो इनके एक इशारे पे काम करती है। तो ये चीजें यहाँ पर थी। ठीक है, तो ये था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ कुछ बातें थी। और नेक्स्ट है इसमें अलाउद्दीन खिलजी का हम लोग प्रशासन देख लेंगे बाद के, इस प्रशासन एक साथ देख लेंगे। जैसे इन्होंने दीवाने को ही शुरू किया था, सहाना मंडी शुरू किया, तो जब प्रशासन देखेंगे तो हम वहां देख लेंगे। उसके बाद है इसमें मुबारक खान, खुसरो खान। तो मुबारक खान, खुसरो खान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और मुबारक खान मुबारक खान का टाइम पीरियड देख लीजिए क्या है इनका, 1316 से 1320। ठीक है, बहुत ज्यादा इनके बारे में कुछ है नहीं, 1316 से 1320, बस टाइम ही पीरियड याद रखिए, और ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद जो लास्ट है इनके, वो है खुसरो खान। ठीक है, खुसरो खान, इनकी हत्या की थी गयासुद्दीन तुगलक द्वारा। इनका भी टाइम देखिए, चले 1320 है इनका टाइम। 1320 में जैसे ही शासन पे बैठते हैं वैसे इनको मार दिया जाता है। किसके द्वारा? गयासुद्दीन तुगलक द्वारा, गयासुद्दीन तुगलक। तो उसके बाद फिर पहला तो जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खान और खुसरो खान। तो इन जो जलालुद्दीन खिलजी डायनेस्टी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अलाउद्दीन खिलजी, है ना? अलाउद्दीन खिलजी के समय में खुसरो है, अलाउद्दीन खिलजी के समय में औलैया साहब है, तो ये सारे लोग उसी समय हैं। अब देखते हैं तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी बस शास्त्र लिख लेंगे, टाइम अगर कम है तो। तुगलक डायनेस्टी, द तुगलक तुगलक डायनेस्टी, तुगलक वंश। तुगलक वंश के जो शासक हैं कुछ उनमें काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ नाम बताइए एक दो शासक का, तुगलक वंश के शासक के नाम। पहला है गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है,
दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक। दूसरा नाम है मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। और नेक्स्ट नाम है फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, FST, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। बस ये लास्ट है, ये फिरोज शाह तुगलक ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद तैमूर ने आक्रमण किया। इन तीनों के बारे में समझ लेते हैं हम। इन तीनों में ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों, ठीक है, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गयासुद्दीन तुगलक है उसके बारे में बस इतना है कि अच्छा टाइम पीरियड इन द सेंस का क्या है तुगलक डायनेस्टी का। टाइम पीरियड लिख लेते हैं क्या है इनका। वो है 1320 से 1414, 1320 से 1414, ठीक है, 1414 AD। तो ये इसका टाइम पीरियड है। यही वो समय है तुगलक डायनेस्टी में जब तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। यही वो समय है जब तैमूर ने इंडिया पर इन्वेजन किया, आक्रमण किया। तो इनके बारे में बस इतना है कि ये दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश की स्थापना की उन्होंने खुसरो खान की हत्या करके, ठीक। अब इनके बारे में समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह। थोड़ा दोनों को समझ लीजिए, लिख हम लोग कर लेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा सुल्तान है जिसे सनकी, बेवकूफ, पागल कहा जाता है। सुना आपने इसके बारे में कुछ? इसको सनकी, पागल कहा जाता है। फूल। हाँ, एक आपने मूवी देखी होगी चक दे इंडिया, तो वो लड़कियां मिलके शाहरुख खान का नाम तुगलक रखती हैं, याद है? उस मूवी में शाहरुख खान कोच बनते हैं, तो जो गर्ल्स होती हैं, जो प्लेयर हैं, वो सारी मिलके शाहरुख खान का नाम तुगलक रख देती हैं। वो तुगलक का मतलब है सन की, कुछ भी कर बैठे, कुछ पता नहीं, कुछ भी। तो तुगलक ने क्या क्या उल्टे सीधे काम किए वो मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ। पहला काम किया कि जब उत्तर भारत में बारिश नहीं हो रही थी, अकाल था, तो तुगलक ने 2 कर लगाए, नए कर, चराई कर और घरी कर। लिख हम लोग कर लेंगे, सुन लीजिए। उत्तर भारत में अकाल पड़ा हुआ था, तो तुगलक ने 2 कर लगाए, चराई कर और घरी कर, जो कि उसे नहीं लगाना चाहिए, ठीक। बहुत जनता परेशान थी, तो तुगलक ने क्या किया, दिल्ली से अपनी राजधानी शिफ्ट कर दी, दौलताबाद। दिल्ली से कैपिटल शिफ्ट की दौलताबाद। दूसरी गलती, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने अब स्थिति को सुधारने की कोशिश नहीं की, दिल्ली जो कैपिटल थी उसको चेंज कर दिया। आप समझिए, अगर अभी दिल्ली से कैपिटल मुंबई या जयपुर या लखनऊ या हैदराबाद कहीं भी चेंज की जाती है, तो सोचिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट शिफ्ट, मतलब इतनी बिल्डिंग यहाँ बनी हुई है, पार्लियामेंट से लेकर, ठीक है, तो इतनी सारी चीजों को कैसे शिफ्ट कर पाएंगे? तो पहला काम था कर लगाना, जो उसकी बेवकूफी का परिचय था। दूसरा था दिल्ली से दौलताबाद कैपिटल चेंज करना, दूसरी बेवकूफी। तीसरी थी कि उन्होंने कुछ सिक्के चलवाए थे, सिंबॉलिक कॉइन, है ना, तांबे के सिक्के। तो तांबे के सिक्के कुछ ऐसे थे कि उन्हें कोई भी आसानी से घर में बना सकता था, तो सिक्के उनको नहीं चलवाना चाहिए थे, ऐसे सिक्के जो घर में बनाए जा सके। तो जो सिक्के थे, जो कॉइन थे, वो घर घर बनाए जाने लगे, है ना। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में
और मोहम्मद बिन तुगलक ने एक अच्छा काम किया था कि दीवाने कोही नामक विभाग शुरू किया था जो कृषि के लिए काम करता था। ठीक, और ये तो थी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात। फिरोज शाह जो फिरोज शाह तुगलक है वो अच्छा शासक है। फिरोज शाह तुगलक के बारे में दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहली ये कि उन्होंने नहरों का निर्माण करवाया है फिरोज शाह तुगलक ने, और दूसरी ये कि पहले शासक हैं बाबर से पहले जो बाग लगवाते हैं। बाग, तो बाग लगवाने का काम हमारे हिंदुस्तान में 3 शासकों ने किया है। पहला फिरोज शाह तुगलक, दूसरा बाबर, और तीसरा कौन? हमारे भारत जहांगीर। शाहजहां। शाहजहां ने बहुत बड़े लेवल बाग लगवाए हैं। ठीक है, शाहजहां ने। तो 2 शासक हैं, यानी फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण कराया जो सिंचाई होती थी, और बाग लगवाए। तो और भी कुछ ऐसी बातें होंगी जिनके बारे में हम लोग समझ लेंगे, बस बाकी चीजें यही है ना। आप लोग शायद कुछ नोट भी कर लिया होगा, बाकी हम लोग कल कर लेंगे नोट। ठीक है, अगर जरूरत हो तो। आज आपकी सुबह की क्लास नहीं हो पाई है किसी कारण से, तो पहले तो कोशिश करेंगे कि वो वीडियो किसी समय डाल दिया जाए। और जो क्लास अगर आपकी, जैसे हमने बोला था, कोई और भी एडिशनल क्लास होती है, ठीक है, तो वो हम लोग कल ले लेंगे कोई क्लास। आज सारी क्लास ऑफ रखेंगे। आज हमें कहीं जाना है, तो कल संडे को कहीं जाना नहीं है, रूम घर पे ही रहना है, स्टूडियो में रहना है, तो क्लासेस हम कल ले लेंगे। आज अपना काम कर लीजिए, क्योंकि जहाँ पे कुछ काम है मुझे, तो सैटरडे को वो खुले रहते हैं ऑफिस, तो मेरे अपने कुछ काम रहते हैं वो हम आज कर लेते हैं, कल क्लास ले लेंगे। ठीक है, जो भी आपकी क्लास रहेगी। और ये वाली क्लास 9 बजे कल भी रहेगी, ठीक है, जो जीएस वाली। यस सर।